4 कग्गा खंड। प्रश्नोत्तर नंबर 4 कग्गा खंड। क्वेश्चन सभी लोगों ने लिखा होगा, यहाँ ध्यान दीजिए अब मुंह बंद करके। किसी प्रिज्म हेतु आई डेल्टा विचलन वक्र खींचिए तथा न्यूनतम विचलन कोण प्रदर्शित करिए। साथ ही साथ किसी प्रिज्म के पदार्थ के लिए अल्पतम विचलन की स्थिति में अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2 का डेरिवेशन करिए। ये जो भी पेपर बीना बेटा हमने सेलेक्ट किया है, बहुत ही टेक्निकल, बहुत कठिन और बहुत अच्छा पेपर है। हर क्वेश्चन इसमें मज़ेदार है। ये पेपर जो है अगर सही से हल किया जाता, बच्चे 3.5 घंटे से कम नहीं लगेगा समय पूरा हल करने में, क्योंकि सभी क्वेश्चन बड़े हैं, समय देना पड़ता है सब में। देखो अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन 3 नंबर में आया है। तो कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ के लिए अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम और आई में ग्राफ भी खींचिए, साथ ही साथ डेल्टा एम का व्यंजक प्राप्त करिए। तो मैं पहले आपको जो है व्यंजक प्राप्त करा रहा हूँ, उसके बाद ग्राफ खींच के दिखा रहा हूँ। प्रिज्म का मतलब होता है, ध्यान से सुनिए बच्चों, जो लोग पढ़े हो वो भी, जो ना पढ़े वो भी। 2 अपवर्तक पृष्ठ यदि किसी कोण पर झुके होते हैं तो इनसे बनी आकृति प्रिज्म कहलाती है। 2 अपवर्तक पृष्ठ यदि किसी कोण पर झुके हैं तो उनसे घिरा पृष्ठ या घिरी आकृति प्रिज्म कहलाती है। तो अब बच्चों ध्यान से देखना, 3 ही नंबर का क्वेश्चन है लेकिन इसको 5-6 नंबर का कम से कम आना था, लंबा है। देखो बेटा, एक अपवर्तक पृष्ठ ये बना दिए हम जो है बीना बेटा, एक अपवर्तक पृष्ठ ए बी, कोई दिक्कत? विक्रांता बेटा दूसरा अपवर्तक पृष्ठ ये बना दिए ए सी। दोनों अपवर्तक पृष्ठ कोण ए पर झुके हैं और इस प्रकार ये जो है यहाँ प्रिज्म बन गया ए बी सी, त्रिभुजाकार प्रिज्म ए बी सी। ये प्रिज्म कोण है, ए बी और ए सी प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। ठीक है बेटा। अब स्नेहा बेटा तुम पढ़े नहीं हो, ध्यान से समझो। अगर ये कोई किरण हो ओ पी जो पृष्ठ पर आपतित हो रही हो, तो फोटो देखो जरा, इसको सही सही इस तरह से जाना चाहिए। आपतित किरण का मार्ग इस प्रकार होना चाहिए, ये हमारी कोई और किरण नहीं, प्रथम पृष्ठ के लिए आपतित किरण है, ऐसे जाना चाहिए। और बच्चों यह बिंदु P आपतन बिंदु है इस पृष्ठ के लिए। अगर इस बिंदु पर हम लंब ड्रा कर दें तो ये अभिलंब हो जाता है, यमयन यहाँ अभिलंब हो गया। और हमें पता है कि जब किरणें वायु से कांच में आती हैं, विरल से सघन में आती हैं, तो वे अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो ये जो किरण ऐसे ओपी जा रही थी, ये थोड़ा अभिलंब के नीचे डाउन होगी, झुक जाएगी, ऐसे जाने लगेगी पी क्यू। इधर क्लियर? तो यहाँ पर बच्चों अपवर्तक पृष्ठ ए बी है तो ओपी आपतित किरण हुई, बिंदु P आपतन या अपवर्तन बिंदु हुआ, यमयन लंब हुआ अभिलंब, और बच्चों यहाँ जो है PQ अपवर्तित किरण हुई पहले पृष्ठ के लिए, इधर के लिए। और ये आपतित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण आपतन कोण हुआ नेहा जी आई, किसके लिए? अभिलंब और आपतित किरण के लिए। ठीक है बेटी। अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण अपवर्तन कोण बनता है, ये R हो गया। पहले पृष्ठ की कहानी क्लियर हो गई, कहीं कोई डाउट, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, यहाँ तक समझ में आया स्नेहा? ऐसे समझा रहे हैं स्नेहा कि जैसे कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा हो तो भी समझ जाए। ठीक है बेटा। अब पहले कहानी को भूल जाओ, दूसरी कहानी को देखो। यहाँ ये AC अपवर्तक पृष्ठ है और ये किरण PQ ऐसे जो है सघन से विरल इस तरह से ऐसे ये जा रही है,
ऐसे चले जाना चाहिए। यहाँ इस पृष्ठ AC के लिए विक्रांता बेटा किरण PQ आपतित किरण हुए, और ये बिंदु Q कौन सा बिंदु हुआ बेटा? आपतन बिंदु। और अगर इस बिंदु पर लंब खींच दें तो वो क्या बन जाएगा बेटा? अभिलंब। ये यहाँ M डैश N डैश अभिलंब बन गया, बिंदु Q पर हमने खींचा। इधर क्लियर? विक्रांता दिमाग लगाओ, PQ आपतित किरण है, M डैश N डैश अभिलंब है। सघन से विरल में किरण जाती है जब, तो अभिलंब से दूर हटती है। तो ये किरण जो ऐसे जा रहा है, विरल V से विमुख होना, तो विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी। जो ये ऐसे जा रही और दूर हो जाएगी, तो अपवर्तित किरण कुछ ऐसे प्राप्त होगी, QR। समझ आया बेटा? तो बीनू बेटा AB क्या है? एक अपवर्तक पृष्ठ है, जिसके लिए OP क्या है? आपतित किरण। PQ क्या है? अपवर्तित किरण। MN क्या है? अभिलंब। P क्या है? आपतन या अपवर्तन बिंदु। I क्या है? आपतन कोण। R क्या है? लेकिन ये पहले पृष्ठ AB के लिए है। पृष्ठ AC के लिए तारो, PQ क्या है? QR क्या हुई? चित्र बनाए समझा के ना। और M डैश N डैश क्या हुआ? अभिलंब। और ये कोण जो है किसके किसके बीच है? आपतित और अभिलंब के बीच, इसलिए आपतन कोण। अब I और R मान चुके हैं तो कुछ और मान ले। हाँ, कुछ भी मान लो, R डैश मान लिया, यहाँ R था यहाँ डैश, XY मान लो, अल्फा बीटा मान लो, अपने ऊपर है। और ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ का कोण अपवर्तक कोण। यहाँ ये निर्गमन कोण हुआ, ये निर्गत किरण हुई, ये आपतित किरण हुई, और ये अपवर्तित किरण हुई। ये कौन सी किरण हुई बेटा? आपतित। और ये निर्गत, इनपुट रे आउटपुट रे, और ये जो है रिफ्रैक्टिव अपवर्तित किरण। बच्चों अगर आपतित किरण और अपवर्तित किरण, माने ये जो आ रही थी और जा रही, दोनों को मिलाएं तो उनके बीच जो कोण बनता है उसे विचलन कोण, डेविएशन एंगल कहते हैं। ये निर्गत किरण है, इसको पीछे की ओर बढ़ाओ। ये तो ये किस किस किरण के बीच का कोण है बेटा? आपतित निर्गत। और इस कोण को हम विचलन कोण, डेविएशन एंगल कहते हैं। यहां मान लो पॉइंट K है और दोनों अभिलंब जहां काट रहे हैं Z है। चित्र समझ में आ गया? डेरिवेशन ही अब करना है। चित्र समझा के बताए हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रिवाइज कर रहे हैं, पहली बार बताए हैं। अंशांश से यही सब लाभ होता है। विक्रांता बेटा चित्र समझ में आ गया? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, अपवर्तन कोण। और यहाँ बेटा देखो, आपतित किरण PQ, अपवर्तित किरण QR, अभिलंब M डैश N डैश, आपतन कोण R डैश, अपवर्तन कोण I डैश, और ये विचलन कोण ऐसे हो गया। चित्र समझ में आया? अब विक्रांता बेटा देखो, यह कोण और ये पूरा वाला शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ये I है तो पूरा कितना होगा? कोण KPN बराबर I। यहां बगल में लिख दे शीर्षाभिमुख कोण, कोई दिक्कत? ये I है तो फुल I होगा कि नहीं? अब जिसमें ये नीचे वाला R है तो ऊपर वाला कितना बचेगा? I माइनस R। इसलिए KPQ। कोई दिक्कत बेटा? ऐसा ही बेटा बेनो देखो, ये I डैश है बेटा, तो ये कितना होगा? ये भी I डैश। कौन कोण? कोण KQN डैश बराबर I डैश शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना? अगर ये I डैश है तो पूरा I डैश होगा कि नहीं? नीचे वाला R डैश है तो ये कितना बच जाएगा? I डैश माइनस R डैश, है ना? कोण KQN, KQP, I डैश माइनस R डैश। ये दोनों कोण आ गए ना बेटा? क्यों? क्योंकि हमको बाहर वाला कोण चाहिए।
अब देखो बेनो, त्रिभुज के पी क्यू का बहिष्कोण, चित्र देखो, त्रिभुज के बाहर कोण डेल्टा बना हुआ है, दिखा सबको? के पी क्यू बाहर जो है डेल्टा है, बहिष्कोण त्रिभुज के अंतःकोणों के योग के समान, तो इस कोण और इस कोण के जोड़ के बराबर होगा। तो असलाना आई माइनस आर, ई वाला आई डैश माइनस आर उधर वाला, ये हो गया आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, ये डेल्टा का मान आ गया। कोई डाउट बेटा? समझ आया? इतना समझ गए? कोई डाउट? थोड़ा सेटिंग चलेंगे। अब बेटा मीनो पी क्यू जेड, ये जो है बेटा त्रिभुज है कि नहीं? पी क्यू जेड, त्रिभुज पी क्यू जेड में त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? आर प्लस आर डैश प्लस जेड, ऐसे होगा कि नहीं बेटा? आर आर डैश जेड बराबर क्या होगा? त्रिभुज दिखाए, एक चतुर्भुज पतंग किनारे बना हुआ, ए पी जेड क्यू ए, ऐसे पतंगियां जो बनी हुआ, ऐसे 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 ऐसे, ए पी जेड, चतुर्भुज के चारों कोण का जोड़ कितना होता है? 360। ए पी जेड क्यू ए का जोड़ 360, ए प्लस ये पी वाला अभिलंब आई तो 90 रहे कि ना है, प्लस जेड प्लस यह क्यू वाला अभिलंब ये भी क्रांति बराबर 360। देन ए प्लस जेड बराबर 90 90 180, उधर 75 का 360 में 180 है। कोई डाउट बेटा? इतना समझ आया? 2 और 3 को देखो, देखो मेनू 2 और 3 में RHS बराबर है, LHS बराबर हो जाएगा, R प्लस A प्लस विक्रम जेड जेड कट गया, R प्लस R डैश बराबर क्या आ गया? समझ आया बेटा? समझ नहीं आया? स्नेहा कहाँ दिक्कत है बेटा? पक्का? अब बेटा क्वेश्चन कह रहा है अल्पतम विचलन स्थिति में, देखो जरा पढ़ो 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 पढ़ो, सिद्ध कीजिए कि पिंड के पदार्थ का अल्पतम विचलन के लिए, तो अल्पतम विचलन माने विचलन कोण बहुत छोटा हो, तो आई और आर भी बहुत, डेल्टा एम हेतु मतलब क्या लिखे ही हम? अल्पतम विचलन हेतु सारे कोण क्या होंगे? छोटे होंगे, तो जहां डेल्टा है उसको हम क्या लिखेंगे? और जो आई डैश है वो नियरली इक्वल टू आई बन जाएगा, आर डैश नियरली इक्वल टू आर। नहीं मानोगे? सब छोटे हैं, बराबर हो गए लगभग। समीकरण 4 देखो, कौन देखो? आर प्लस क्या लिखा है? आर बराबर ए, आर डैश को आर नहीं लिख देंगे, 2r बराबर ए, आर बराबर ए बाई 2, अपवर्तन कोण आ गया, आर मीन्स अपवर्तन कोण। ओके, समीकरण 1 देखो विक्रम, देखो डेल्टा की जगह क्या लिख देंगे? आई प्लस क्या लिखा है? आई डैश को क्या लिख देंगे? माइनस आर प्लस आर डैश को देखो थोड़ा मलिचपन यहां से, ए है क्या?
अच्छा, आई और आई, अरे भाई दो आई कह रही, अरे भाई आई और आई दो आई, इधर एक शामिल कर दो, आई बराबर किसकी वैल्यू आ गई बेटा? इसलिए अपने को तो अपवर्तनांक चाहिए। चच्चा मर गए बता के, अपवर्तनांक का सूत्र कौन? इसने साइन भाई साइन ये फॉर्मूला पर अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन आई साइन आर एंड इट इज द डेरिवेशन ऑफ द अल्पतम विचलन एंगल की स्थिति में प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। अभी बेटा कह रहा है आई डेल्टा वक्र खींचो, आई डेल्टा वक्र। हेडिंग से पता है कि आपतन कोण और विचलन कोण के बीच खींचा गया वक्र। आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि विचलन कोण केवल और केवल आपतन कोण पर निर्भर करता है। अल्पतम विचलन की स्थिति में विचलन कोण हमेशा केवल और केवल आपतन कोण बदलने पर बदलता है, और अगर अल्पतम विचलन की स्थिति है तो हर आपतन कोण के लिए अल्पतम विचलन की स्थिति वही रहती है, नहीं बदलती। अल्पतम विचलन कोण जो है डेल्टा केवल और केवल किस पर निर्भर करता है? आई पर। ठीक, तो यहाँ ग्राफ बनाना है। जब हम किसी प्रिज्म हेतु भिन्न भिन्न आपतन कोण के मानों को x अक्ष पर और संगत या उन मानों के लिए प्राप्त विचलन कोणों को y अक्ष पर प्रकट करें तो प्राप्त ग्राफ आई डेल्टा ग्राफ या आई डेल्टा वक्र कहलाता है। यहाँ क्या डिपेंड हो रहा है? आई। और यहाँ समझ आया बेटा? यदि हम जो है किसी प्रिज्म के लिए भिन्न भिन्न आपतन कोण के मानों को x अक्ष पर और प्राप्त विचलन कोण के मानों को y अक्ष पर प्रकट करें तो जो ग्राफ प्राप्त होता है उसे आई डेल्टा वक्र कहते हैं। और आई डेल्टा वक्र याद करे रहो ऐसे आता है। कैसे आता है? ऐसे। और ये एक जो है कंडीशन है अल्पतम विचलन को, ये डेल्टा एफ है, माने ये फिक्स है अल्पतम विचलन कोण। बाकी आई बढ़ाते जा रहा है और डेल्टा घटता जा रहा है। अब जैसे 20, 30, 40, 50, 20, 30, 40, 50 ऐसे लिखते चले जाना, 60, 70, 80 ऐसे जाके। तो ये हमारा जो है आई डेल्टा वक्र आ गया। बस इतना बनाना है, ठीक है। आधा नंबर का ये था, 2.5 नंबर का ये था, 3 नंबर का डेरिवेशन था, ठीक है ना बेटा। तो अब हमको केवल इतना बोलना है कि आपतन कोण आई और विचलन कोण डेल्टा के बीच खींचा गया ग्राफ निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। अल्पतम विचलन की स्थिति में डेल्टा एम का मान आई के मान पर भी निर्भर नहीं करता, फिक्स होता है। एक ही अल्पतम विचलन कोण हर आपतन कोण के लिए आता है। बाकी जो है आपतन कोण बदलने पर विचलन कोण बदलता रहता है। ठीक, ग्राफ जैसे बनाए हैं याद करे ना, वैसे ही बनाना रहेगा। ओके, हाँ देखो जरा क्वेश्चन पढ़ रहे बच्चों, सुनना। 4 का घा खंड रेडियो एक्टिव विघटन संबंधित रदरफोर्ड एवं सोडी का नियम लिखिए, सिद्ध कीजिए n बराबर n0 e⁻⁻ तो रदरफोर्ड और सोडी का नियम क्या था? 4 का घात। देखो जरा 4 का घात रदरफोर्ड एवं सोडी फजाल रसल का नियम, लेकिन कुछ लोग केवल रदरफोर्ड एवं सोडी का नियम कहते हैं। ध्यान दीजिए, रदरफोर्ड सोडी फजाल रसल का नियम इनके अनुसार
किसी रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन की दर रेडियो एक्टिव तत्व की प्रारंभिक मात्रा के समानुपाती होती है। क्या बताएं बेटा कि अगर कोई रेडियो एक्टिव तत्व रखा है तो धीरे धीरे क्या होता रहता है, वो विघटित होता रहता है, उसकी मात्रा रेडियो एक्टिव किरणों के रूप में कम होती रहती है। तो रदरफोर्ड, सोडी, फजाल, रसल ने यह बताया कि अगर रेडियो एक्टिव तत्व कम मात्रा में रखा हो तो धीरे धीरे विघटन होता है, और ज्यादा मात्रा में रखा हो तो विघटन उसका तेज होता है। यही इन्होंने बताया कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन की दर उसकी प्रारंभिक मात्रा के समानुपाती होती है। क्या बताया विक्रांता बेटा? रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन की दर प्रोपोर्शनल प्रारंभिक मात्रा। आप लोग भाई सुनो, को परेशान मत करो, पढ़ाएंगे नहीं, छोड़ देंगे, डिस्टर्ब करो। रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन की दर रेडियो एक्टिव तत्व के प्रारंभिक मात्रा के समानुपाती होता है। यही है ना, ये नियम है। अब रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन की दर देखो, अगर रेडियो एक्टिव तत्व की मात्रा n हो तो विघटन माने dn मतलब परिवर्तन, दर मतलब नीचे dt लगा देते हैं। विघटन का मतलब यही तो होता है, विघटन की दर, और विघटित हो रहा है माने कम हो रहा है, इसलिए माइनस लगा दिए। और ये समानुपाती होता है प्रारंभिक मात्रा, किसी तत्व की प्रारंभिक मात्रा को किससे लिखा जाता है? gl। रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन की दर माने dn बटा dt उसकी प्रारंभिक मात्रा n के समानुपाती होती है। मतलब कहने का ये हुआ जो है बच्चों कि अगर कोई रेडियो एक्टिव तत्व जितना कम मात्रा में रहेगा उसका विघटन उतना धीरे धीरे होगा, ज्यादा मात्रा में रहेगा विघटन तेज तेज होगा। कौन बताया बेटा? ये सब रदरफोर्ड और सोडी, फजाल, रसल, 4 वैज्ञानिक थे, चारों ने बताया था, लेकिन हम लोग जो है मोस्टली किसका नाम लेते हैं? रदरफोर्ड और सोडी का। अब समझ गए? मान लिए किसी रेडियोएक्टिव तत्व की मात्रा n है, मात्रा विघटन उसका क्या होगा? dn बाई dt। उसका विघटन क्या होगा बेटा? dn बाई dt, और विघटन है कमी है इसलिए माइनस लगा दिए, माइनस dn बाई dt प्रोपोर्शनल n। यहां तक समझ में आया सबको? अब अगली लाइन से देखो जरा, माइनस dn बाई dt, प्रोपोर्शनल सिंबल हटता है, बराबर और कांस्टेंट के रूप में लेम्डा यूज होता है, जिसे विघटन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? केमिस्ट्री पढ़े होंगे आप लोग, इंटू n। अब देखो बेटा, n इधर ला दे, माइनस dn बटे n बराबर लेम्डा dt। कहीं कोई दिक्कत नहीं? किसी की दिक्कत हो तो बता दीजिए। समझ आया? दोनों बच्चों को समाकलन करें, मैथ समाकलन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन dn बटे n लेम्डा इंटीग्रेशन 1 dt। गौर से देखो, माइनस 1/n का समाकलन log n, 1/n का समाकलन मैथ है, लेम्डा इंटू 1 का समाकलन t के सापेक्ष। अब हम मैथ पढ़ाए थे, और जब कांस्टेंट जब इंटीग्रेशन आता था कौनो कांस्टेंट लग जाए, ठीक है। यदि t बराबर 0 तो t बराबर 0 माने विघटन शुरू हुआ हो तुरंत है। t बराबर 0 का मतलब विघटन स्टार्ट हुआ हो, तो उस समय n अगर n 0 रहा हो, माने जो रेडियोएक्टिव तत्व की मात्रा है उस समय n 0 से अगर लिखी जाए तो यहाँ पर माइनस log e, n की जगह क्या लिख देंगे? n 0, लेम्डा t की जगह क्या लिख देंगे? 0 प्लस c। तो अपने पास c की वैल्यू आ जाएगी माइनस log e n 0। कोई डाउट? ये कांस्टेंट का मान निकालने के लिए इतना किया जाता है, ये चीज कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए। समीकरण 1 में कांस्टेंट का मान रख दें, किसमें बेटा? ध्यान से देखो, माइनस log n बराबर लेम्डा
इंटू टी प्लस सी का मान क्या आया है, तो माइनस log en0। कोई डाउट बेटा? इसको इधर ले आओ, माइनस log en प्लस log en0 बराबर लेमडा टी। माइनस का मतलब log en प्लस log en0 माइनस का मन भैया है बराबर लेमडा टी। log m माइनस log n, log m बटा n माइनस ये अच्छा लगे। घातांक आई लाग रूप में बताइए, घात रूप में लिखा, घात रूप लिखे मतलब एकड़े ऊपर ही घात हो जाता है। तो n बटा n0 बराबर e की पावर ढकेला, और बच्चों इसी से रेडियो एक्टिविटी का वो सूत्र आया है जो n बराबर n0 इंटू e की पावर n0 इंटू 1/2 घाते n लिखा जाता है। इसी सूत्र से 6 नियतांक और अर्धायु काल में संबंध भी आता है। तो ये डेरिवेशन हो गया, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। क्लियर? और आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना इसको खा चुका। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 4 का अंगा, चौथे का अंगा खंड, किरचॉफ के विद्युत परिपथ। ए भाई देखो, हम दवा खाक पढ़ा रहे, शांत रहो, परेशान मत करो। किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधित नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में ह्यूजेन-स्टोन्स सेतु के लिए P/Q बराबर R/S प्राप्त करिए। PQ/RS भुजाओं के प्रतिरोध है। तो ह्यूजेन-स्टोन्स सेतु परिपथ का सिद्धांत डिराइव करना है। सभी लोग ध्यान से देखिए जरा। आप लोग ये नहीं देख पा रहे हो बेटा, जैसे ये 2019 का पेपर आया है ऐसे ही आप लोगों का भी पेपर रहेगा ना। देख लो कितना कठिन पेपर है बेटा, मेरी बात नहीं मान रहे हो, बहुत हल्के ले रहे हो। सब क्वेश्चन डेरिवेशन है, सारे क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल है। ऐसे पेपर दे दिया जाए, आप लोग 100 में 20-25 कर लो जाने। तो थोड़ा सा देखिए सीरियसली, अब भी समझ जाओ कि यहाँ पढ़ना जरूरी है। ह्यूजेन-स्टोन्स सेतु परिपथ, प्यारे बच्चों, ह्यूजेन-स्टोन्स सेतु परिपथ का पूरा वर्णन नहीं करना है, केवल इसके सिद्धांत का डेरिवेशन करना है। P/Q बराबर R/S, यही क्वेश्चन कह रहा है। थोड़ा सा याद करिए पुरानी बातें शिवांशु। ह्यूजेन-स्टोन्स सेतु परिपथ क्या है? आपको बताया है कि इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर C.F. ह्यूजेन-स्टोन ने 4 प्रतिरोध PQRS, एक धारामापी, एक सेल और 2 स्विच लेकर के एक विशेष प्रकार से इन्हें जोड़कर एक विशेष परिपथ तैयार किया, जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध की गणना की जाती थी। इस परिपथ का नाम ह्यूजेन-स्टोन्स सेतु परिपथ रखा गया। इस परिपथ में प्रतिरोध P, Q, R और S समांतर चतुर्भुज AB, BC, AD और CD की भुजाओं से जुड़े होते हैं, जबकि धारामापी भुजा के साथ, धारामापी स्विच K1, K2 के साथ विकर्ण भुजा BD के मध्य और सेल कुंजी K1 के साथ विकर्ण भुजा AC के मध्य समायोजित रहती है। कुछ इस प्रकार। यहाँ पर देखिए जरा, ये ऐसे ह्यूजेन-स्टोन्स सेतु परिपथ है बेटा। ह्यूजेन-स्टोन्स सेतु परिपथ में ध्यान से देखो, समांतर चतुर्भुज ABCD की संलग्न भुजाओं, जैसे भुजा AB से प्रतिरोध P, भुजा BC से प्रतिरोध Q, भुजा AD से प्रतिरोध R, भुजा CD से प्रतिरोध S और विकर्ण भुजा BD एक धारामापी स्विच K2 के साथ जुड़ा रहता है। अर्थात याद आया? और एक सेल विकर्ण भुजा AC के मध्य सेल स्विच K1 के साथ
संबंधित होता है। ऐसे ही ये फिगर होती है हमारे व्हीटस्टोन सेतु पर। बिंदु बेटा समझ आ गया था फिगर? पक्का याद आया ना? पुरानी चीजें याद आनी चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दो, जब जो है सेल स्विच ऑन करते हैं बेटा तो सेल से धारा आई प्रवाहित होती है। संधि ए पर इसको बहने के लिए दो मार्ग मिलते हैं। यदि प्रतिरोध P से I1 धारा प्रवाहित हो, प्रतिरोध R से I माइनस I1 प्रवाहित होगी। जब जो है संधि D पर I माइनस I1 और संधि B पर I1 आएगी तो इन्हें फिर से बहने के लिए दो दो मार्ग उपलब्ध होंगे। लेकिन अगर संतुलन अवस्था में, सेतु संतुलन अवस्था में, याद करो विक्रांता, सेतु संतुलन अवस्था में यहाँ और यहाँ पर विभव क्या था बेटा? ठीक, तो जो धारा I1 है वो सीधे सीधे Q से बहने लगती है, B से D की ओर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। इसलिए इसका चित्र जो है बनाते समय इसकी स्विच को सीधे ऐसे कर देना, चित्र में स्विच जरूर कर देना, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर धारा I माइनस I1, यहाँ पर I माइनस I1। कोई डाउट बेटा? अब दोनों तरफ यहाँ VA एक बार घटा दे। क्या घटा दे? अब जो है बिंदु को समझ में आ गया ना? बिंदु B का विभव माइनस बिंदु A का विभव, तो A और B के मध्य का विभव अंतर। बिंदु D का विभव माइनस A का माने D और A के मध्य का विभव अंतर। ओम का नियम से V बराबर I इंटू R, धारा गुणे प्रतिरोध। तो देखो जरा VBA, यहाँ धारा I1 है, प्रतिरोध P, I1P दिख नहीं रहा है? यहाँ DA, धारा I माइनस I1, प्रतिरोध R। तुम लोग यार भाई मेरे यहाँ देखो यार, ये सब निकल जाएगा ना तो फिर कभी कोई पढ़ाने वाला नहीं है। अब आज जुड़े से पढ़ रहे हो ना, अब थोड़ी बाद में कोई पढ़ाएगा तुमको। इधर टोके मैं समझा रहा हूँ, समझो। कोई टीचर पढ़ा नहीं सकता था जिस तरह से मेरी याद तबीयत खराब है पढ़ा रहे हैं। अब देखो जरा, तथा मैं सोचता हूँ बच्चों का नुकसान ना हो बस। अब बेटा फिर से VB कर दे, VB और BD कर दे, दोनों तरफ VC माइनस कर दे। VB माइनस VC, VD माइनस VC। आलोक प्रजापति, बिंदु B पर विभव माइनस C पर विभव, यहाँ और यहाँ के विभव का अंतर VBC। BD माइनस BC, यहाँ का विभव माइनस यहाँ का विभव माने VDC, ठीक है। घर पे भी एक आध बार लगा प्रैक्टिस करना बिंदु भाई। VBC, D और C के मध्य का विभव अंतर। ओम का नियम क्या कहता है? धारा गुणे प्रतिरोध। धारा कितनी बेटा? I1, प्रतिरोध Q। DC में देखो धारा कितनी है? प्रतिरोध S, तो Q बटा S बराबर I माइनस I1 बटे। कोई डाउट? समीकरण 1 और 2 को देखो। कौन कौन समीकरण? 1 और 2 से दोनों समीकरण देखो बच्चों। LHS बराबर हो जाएगा क्योंकि RHS बराबर है। P बटा R बराबर Q बटा, इसका मतलब बेटा अंश बटे अंश, P बटा Q बराबर हर बटे हर। यही सिद्ध करना था। व्हीटस्टोन सेतु परिपथ का सिद्धांत हो गया, आ गया।